आप देख रहे हैं स्कैरी मूवीज धीरेन्द्र के साथ। आज की कहानी मैं अपने भैया के मुंह से सुनाना चाहता हूँ। चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरी जिंदगी भी कई हिस्सों में बटी हुई है। कई बार मैंने अपनी जिंदगी में डर को बहुत ज्यादा करीब से देखा है, तो कई बार मैंने अपने सामने अपनी मौत को खड़ा हुआ पाया है। आज की जो घटना मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, ये तब की बात है जब मैं युवा अवस्था में था और उन दोनों में एक कॉलेज की एक गैंग का पार्ट हुआ करता था। हमारे कॉलेज के अंदर वोट का काम चलता था और वोट लगने के बाद यह डिसाइड होता था कि हमारी कॉलेज का नेता कौन बनेगा, और जो कॉलेज का नेता बनता था उसकी पूरे कॉलेज के अंदर चलबल होती थी। लेकिन एक दिन मैंने अपनी जिंदगी में अपने सामने कयामत का एक तूफान देखा था, जिसके बाद मेरी जिंदगी पूरे तरीके से बदल गई थी। मैंने कॉलेज की तरफ देखना तक छोड़ दिया था और हुआ कुछ ऐसा था कि इन दिनों वोट का माहौल चल रहा था और ऐसे माहौल के अंदर गर्मा गर्मी का होना कोई बड़ी बात नहीं थी। कभी भी लड़ाई हो सकती थी और इसी बीच मेरी गैंग का सामना दूसरी वाली गैंग से हो जाता और उस दिन हम सभी के बीच काफी ज्यादा लड़ाई हुई और एक दो के हाथ पैर भी टूट गए। और कॉलेज के अंदर इस तरह की घटनाएं होना एक आम बात होती है। खासकर हमारे कॉलेज को तो पूरे जिले के अंदर ही बदनामी का नाम था। ऊपर से हमारी कॉलेज वहां की यूनिवर्सिटी के एकदम करीबी बनी हुई थी, तो वहां लड़ाई वगैरह चलती ही रहती थी। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी में जो देखा था वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। हालांकि उस दिन मैं उन लोगों के साथ नहीं था जहां पर लड़ाई हो रही थी। मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था और इस वक्त मैं अकेला ही था। मेरे साथ कोई भी नहीं था, जिस वजह से मुझे रात में काफी डर भी लगा था। लेकिन उस वक्त मुझे अपने पर्सनल काम से कहीं पर जाना पड़ा था, तो मैं किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा सकता था, क्योंकि मेरे पास पैसों की एक मोटी रकम थी और वो सारे पैसे मैं अपने मामा जी को देने के लिए जा रहा था। तो मैं किसी को अपने साथ लेकर भी नहीं गया। लेकिन जब तक मैं मामा जी को पैसे देकर वापस लौट रहा था तो मुझे रात हो गई थी। मुझे तो अपने मामा जी के घर से निकलते निकलते ही रात के 10 बज चुके थे। ऊपर से ठंड का ये माहौल मुझे और भी ज्यादा विचलित कर रहा था। और मैं आपको बता दूं कि वो नवंबर का महीना चल रहा था, जिस वजह से उस जगह ठंड का होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बाइक के ऊपर रात में इतनी कड़ी ठंड के अंदर ड्राइव करना एक इंसान के लिए मुश्किल तो हो ही जाता है। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब यहाँ से निकलता हूँ, और रात के 10 बजे के आसपास मैं अपने मामा जी को सारे पैसे उनके हाथ में देकर वहां से निकल पड़ा। मुझे काफी डर तो लग रहा था, लेकिन मैं किसी तरह ड्राइव करने लगा। कभी अंधेरा होने के कारण सड़क पर जैसी बाइक की रोशनी पड़ रही थी, तो वैसे ही मेरे दिल में भी एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। लेकिन मैं नॉर्मल होते हुए ड्राइव करने लगा। उस समय तो मुझे किसी भी चीज का ज्यादा डर नहीं लग रहा था, लेकिन एक अजीब सी घबराहट पैदा हो रही थी। मैं बाइक को तेज रफ्तार से भगाने लगा और सड़क तो थोड़ी दूर क्रॉस कर जाने के बाद मेरी नजर बाइक के साथ साथ भागते हुए एक महिला पर पड़ी। दोस्तों, सच कहूं तो उस वक्त मेरा शरीर किसी बर्फ की सिल्ली की तरह जमने लगा, क्योंकि मेरी आंखें एक पल के लिए फटी की फटी रह गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक महिला एक बाइक के एकदम बराबर भाग सकती है। मेरी आंखें उस महिला के ऊपर टिकी हुई थी, लेकिन जब मैंने उस महिला के असली चेहरे को देखा तो मेरे शरीर में अजीब सा डर पैदा हो गया। दरअसल मैंने देखा कि उस महिला का पूरा शरीर झुलसा हुआ था। उस समय मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरे चेहरे की हवा टाइट होने लगी, और तभी बाइक से कंट्रोल खो देने के कारण मेरी बाइक इधर से उधर डगमगाने लगी, और उसके बाद मेरी बाइक का कंट्रोल मेरे हाथों से खो गया। और फिर अचानक ही मेरी बाइक नीचे गिर पड़ी, और वो बाइक इतनी जोर से नीचे गिरी थी कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाया, और वो सामने वाले डिवाइडर से जाकर टकरा गई। मेरे शरीर में भी बहुत जोरदार झटका लगा था, जिस कारण से मेरे पूरे शरीर में काफी जोर का दर्द होने लगा। उस वक्त मेरी नाक से खून निकलने लगा और साथ ही मेरा पूरा शरीर भी हिल गया था। मैं किसी भी तरह से अपने आप को काबू में नहीं कर पा रहा था। बदन में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। वैसे भी मुझे अंधेरी जैसी जगहों से बहुत ज्यादा डर लगता है, और आज तो हद ही पार हो गई थी। मुझे उस महिला का चेहरा बार बार याद आ रहा था, जो बहुत ज्यादा खौफनाक था। उसके बाद मैं किसी तरह उठकर बैठ गया, और जब मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मुझे वो महिला कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। एक पल के लिए मुझे चैन की सांस मिली, लेकिन यही बात मेरे दिमाग में घूम रही थी कि आखिर वो महिला मेरे पीछे क्यों पड़ी है। फिर उसके बाद मैं अपनी जगह से उठकर
खड़ा हो गया और अपनी बाइक को उठाने की कोशिश करने लगा। जब मैं वापस अपनी जगह से उठा तो मुझे अपने जिस्म के अंदर एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था। अभी मैं फिर से अपनी बाइक के पास पहुंचा और अपनी बाइक को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बाइक का वजन और भी ज्यादा हो गया है। कुछ देर तक तो मैं अपनी बाइक को उठाने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे आजू बाजू में घूम रहा है, जिसके चप्पलों की आवाज मेरे कान में आ रही थी। मैंने बहुत ही बार अपने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। फिर मेरी नजर वहीं पर घूम रही एक महिला पर पड़ी और तब तो मैं समझ गया था कि ये वही महिला है जो मुझे अपने भयानक रूप से डरा चुकी है और अब ये मेरे ऊपर कभी भी हमला कर सकती है। उसी वक्त मैंने अपनी बाइक को वहीं पर छोड़ दिया और उसके बाद पैदल पैदल उस सड़क के ऊपर सर पर भागने लगा। एक बार मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब जो मेरे साथ होने वाला था मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। मैं बस धूम दबाकर सड़क पर ही दौड़ता रहा। कुछ देर तक तो इसी तरह भागने के बाद मुझे सामने की दिशा में एक गाड़ी नजर आने लगी। दरअसल उस गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर कोई आदमी बैठा हुआ था, जिसे देखने पर पता चला कि वो दो आदमी थे और वो दोनों सिगरेट पी रहे थे। मुझे लगा कि अब तो मैं अपनी जान बचा ही लूंगा और फिर मैं जल्दी से भागता हुआ उनके पास पहुंचा और जैसे मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि गाड़ी तो काफी नई लग रही थी और दिखने में वो आदमी भी किसी रईस आदमी की तरह लग रहे थे। जैसे मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे हल्की सी आवाज में कहा, अरे क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों भाग रहे हो, जैसे तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता पड़ा है। मैंने जैसे इतना सुना तो उस दूसरे आदमी ने जवाब देते हुए कहा, लगता है उसके पीछे कोई भूत वूत पड़ा हुआ है, इसलिए इतनी जोर से भाग रहा है। तभी मैंने उस आदमी के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब मेरे पीछे एक भयानक आत्मा पड़ी हुई है, प्लीज मेरी मदद करिए। मेरी इतनी सी बात सुनने के बाद वो दोनों मेरे ऊपर गुस्से से भड़कते हुए बोले, अबे भाई क्या बात कर रहा है, ये आत्मा भूत कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बात होती है। चलो तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम्हें उसी जगह पर वापस से लेकर चलते हैं। उन्होंने इतना कहा ही था कि मैं उन्हें समझाने लगा, लेकिन उस दूसरे आदमी ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे पकड़कर गाड़ी के अंदर खींच लिया और फिर उस ड्राइवर ने गाड़ी को तुरंत ही मोड़ लिया। वो दोनों आदमी मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे, खासकर उनका बर्ताव काफी बिगड़े लोगों की तरह था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों शराब सिगरेट वगैरह जैसी चीजों को कुछ ज्यादा ही नशे के तौर पर लेते हैं। फिर उसके बाद नशे में धुत होकर वो आदमी ड्राइव करने लगा। जब मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि उन दोनों का नाम अजय और विजय है और वो रॉयल फैमिली से हैं। विजय जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और अजय उसके बगल वाली सीट पर बैठा था। फिर मैंने उन दोनों को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे थे और फिर उसके बाद विजय ने तो गाड़ी की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद उनकी गाड़ी से कुछ बहुत ही तेजी से टकराया। मैं उन दोनों का मुंह ही ताक रहा था कि तभी ड्राइवर यानी विजय गाड़ी से नीचे उतरा और वो उस चीज को देखने लगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। मैं और अजय हम दोनों गाड़ी के अंदर बैठकर बाहर का नजारा देख रहे थे कि तभी हमें किसी के चीखने की आवाज आई और इस आवाज के साथ ही एक बार के लिए सब कुछ खामोश हो गया। ये देखकर तो मैं और अजय दोनों ही हैरान रह गए थे। तभी हम दोनों भी गाड़ी से नीचे उतरे और जैसे ही हमने नीचे उतर कर देखा तो हमने पाया कि अब वहां पर विजय का कोई नामो निशान नहीं है, वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। विजय को इस तरह गायब होता देख हम दोनों की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। मेरे बगल में बैठा हुआ अजय अब जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसे आवाज देने लगा, लेकिन सामने से हमें कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। मैं तो पहले से इस जगह से काफी डरा हुआ था और दोबारा उन दोनों ने मुझे वहीं पर लाकर पटक दिया था। तभी अजय ने कहा, देखो भाई विजय थोड़ा गुस्सैल टाइप का इंसान है और हो सकता है कि गुस्से में आकर वो कहीं इधर उधर भटक गया हो, हमें उसे ढूंढना चाहिए। उस सड़क के बगल में एक सुनसान और वीरान जगह पड़ी थी जो एकदम खाली नजर आ रही थी। उस जगह को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर कोई नहीं आता। चारों तरफ खेत पड़े थे और उन खेत के अंदर किसी का आगमन होना तो काफी ज्यादा मुश्किल था। पहले तो मैं विजय को ढूंढने में अजय की मदद करने लगा, लेकिन विजय का मुझे यहाँ पर कोई नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है।
क्योंकि हम दोनों ने उसे काफी ज्यादा ढूंढा, लेकिन इसके बावजूद भी उसका कोई ठिकाना नहीं मिला। इस चीज ने हम दोनों को वहां पर काफी ज्यादा विचलित कर रखा था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को विजय आखिर कहाँ चला गया। कुछ देर तक तो हम दोनों उसे ढूंढते ही रहे, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं था। और इसी बीच अजय ने कहा, देखो भाई, अब हमें अपने दोस्त को ढूंढने के लिए इस वीरान इलाके में अपने कदम पटकने होंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो गुस्से में आकर किसी के पीछे पीछे खेतों की तरफ चल पड़ा हो। अभी हम यही सोच रहे थे कि तभी मुझे सड़क के बीच में ही एक महिला नजर आने लगी, जिसका चेहरा एकदम डरावना था। और अब उस खौफनाक महिला को अपने सामने देखकर मेरी तो हवा टाइट हो रही थी। मुझे उस महिला से काफी ज्यादा डर लग रहा था और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि उसका चेहरा अभी भी मुझे बहुत ज्यादा डरा रहा था। कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन अब वो भयानक महिला मेरी ओर आने लगी और उस महिला को अपनी तरफ आता देख मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। मेरे अंदर अब डर का एक अलग ही बहाव हो रहा था। और इसी बीच अजय ने मुझे हाथ लगाया और कहा, अरे भाई क्या हुआ, उस तरफ क्या देख रहे हो? तो मैंने उस औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई वो देखो, वो महिला हमें मार देगी। मैंने इतना कहा ही था कि अजय मेरे कान में जोर से आवाज देते बोला, अबे पागल, मुझे तो वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा है। इतना सुनते ही जब मैंने वापस पलटकर उस तरफ देखा तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि अब वहां पर कोई भी महिला नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे खुशी मिलनी चाहिए या फिर हैरानी होनी चाहिए। अब तक तो मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन अब मुझे इस बात को समझने में दिक्कत हो रही थी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर उसके बाद अजय ने कहा, चलो हमें विजय को ढूंढना है। फिर हम दोनों उन सुनसान पड़े खेतों की तरफ चलने लगे जिस तरफ विजय जा सकता था। हम दोनों उसे आवाज देते हुए काफी दूर तक आ गए थे और इसी बीच हमारी नजर एक छतरी पर पड़ी तो हमने देखा कि उस छतरी के अंदर हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। और उस रोशनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि विजय जरूर यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि अजय ने बताया था कि उसका दिमाग थोड़ा ऐसा ही है, तो वो कुछ भी कर सकता है। और उसके बाद मैं और अजय जल्दी से भागते हुए उस छतरी के पास पहुंचे तो हमें उसके अंदर कोई नजर आया। देखने में ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई खाना खा रहा है। तभी अजय ने आवाज देते हुए अंदर शोर मचा दिया। वो बार बार विजय का नाम ले रहा था और तभी अंदर से आवाज आई, अबे कौन है और इतनी रात को क्या कर रहा है यहाँ? जैसे उसने इतना सुना तो हमने सामने से आने वाली आवाज को जवाब देते हुए कहा, अरे भैया जी, हमारा एक दोस्त गायब हो गया है, वो कहीं भी मिल नहीं रहा है। इतना कहते ही सामने से आवाज आने लगी, ठीक है, दरवाजा खोलकर अंदर आ जाओ, तुम लोगों को मैं बताता हूँ कि वो कहां पर गया है। उस सामने वाली आवाज के मुंह से इस बात को सुनकर हमें तसल्ली मिल रही थी। और उसके बाद अजय ने तुरंत ही उस छतरी के दरवाजे को खोला। वो दिखने में किसी झोंपड़ी की तरह लग रही थी। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन दिखने में तो कोई बड़ा सा झोपड़ा लग रहा था। फिर उसके बाद हम उसके अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके अंदर बैठकर कुछ चबा रहा था। उसके मुंह को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ अभी भी खा रहा है। फिर मेरी नजर वहीं पर पड़े हुए कुछ मांस के टुकड़ों पर पड़ी तो सच में मेरा पूरा शरीर कांप उठा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई इंसानी मांस खा रहा है। फिर हमने उस आदमी से कहा, बादशाह, हमारा दोस्त गायब हो गया है और हमने उसे ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमें कहीं नहीं मिल रहा है। इतना सुनते उस आदमी ने कहा, मुझे मालूम है तुम्हारा दोस्त किस तरफ गया है। अगर अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से उसके पास जाना होगा और किसी भी हालत में उसे बचाना होगा। फिर उस आदमी ने बताया कि सड़क के ऊपर से बस थोड़ी दूर आगे जाने के बाद आप सभी को एक सफेद रंग की पानी की टंकी नजर आएगी और उस पानी की टंकी के बगल में एक सुनसान पड़ा भवन बना हुआ है और वो भवन काफी सालों से पुराना है। और उस भवन के एकदम बगल में ही एक स्कूल बनी हुई है। उस स्कूल के अंदर तुम्हारे दोस्त को छुपा कर रखा गया है। उस स्कूल की आत्माएं इतनी ज्यादा भयानक है कि वो हर किसी को बीच सड़क से उठाकर साथ में ले जाती हैं और रात बीतने के बाद रात के 3:30 बजे के आसपास इंसान को खत्म कर देती है, क्योंकि वो उनका एक मृत्यु का काल का समय है। दोस्तों, ये सब सुनकर मेरी पूरी बॉडी के अंदर अब खलबली मच उठी थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और कुछ देर के बाद अजय ने कहा, ठीक है, हम वहीं पर पहुंचते हैं। इतना कहते उस अधेड़ उम्र वाले आदमी ने कहा, देखो भाई साहब, उस जगह पर जाने से पहले कुछ सावधानियों को बरत लेना ही सही है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वहां से वापस लौट कर आना इतना आसान नहीं होता। वो किसी भूत प्रेत लोग की तरह है।
वहां पर जाकर आप इतनी आसानी से किसी को नहीं ला सकते। अगर आप वहां पर जाकर किसी की जान बचाना चाहते हो तो बदले में वहां कुछ देना होता है। इसी बीच अजय ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? तो उसने बताया कि वो जगह इतनी ज्यादा श्रापित है कि वहां पर एक आम इंसान को कैद करने के बाद उसको तड़पा तड़पा कर मारा जाता है और कोई भी साधारण इंसान वहां पर जाकर अपनों की जान नहीं बचा सकता। उस आदमी की इन सब बातों को सुनकर मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो आदमी इन सब चीजों को इतने अच्छे से कैसे जानता होगा, और मैं इस खटकती हुई बात को रोक नहीं पाया और फिर मैंने उस आदमी से कह ही दिया, लेकिन भाई साहब आप इन सब चीजों को कैसे जानते हैं और आपको कैसे पता कि उस जगह पर कोई इतनी आसानी से किसी को बचा कर नहीं ला सकता? तभी उस आदमी ने अपने शरीर पर लपेटे हुए उस चादर को एकदम से पीछे फेंक दिया और जैसे हमने उसके शरीर को देखा तो मैं और अजय हम दोनों ही डर के मारे 2 कदम पीछे सरक गए, क्योंकि हमने देखा कि उस आदमी का पूरा शरीर झुलसा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के ऊपर से किसी ने गाड़ी निकाल दी हो। उसके शरीर से सिर्फ खून ही खून निकल रहा था। तभी अजय ने कहा और फिर सामने से आवाज आई, देखो डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इस पर अजय ने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम तो एक प्रेत हो, भला हमारी मदद क्या करोगे? तो उसने बताया कि उसके साथ जो गुजर चुका है उस चीज ने उसके घर वालों की जिंदगी को भी बर्बाद करके रख दिया और अब वो नहीं चाहता कि ये सब किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा कुछ हो। ये सुनकर मैं और अजय उसका मुंह ताकने लगे। तभी उसने कहा, चलो मैं तुम्हारी इस मिशन में पूरी तरीके से सहायता करूंगा। और ये सुनकर मेरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो हमें फंसा ना दे। लेकिन अजय ने उसके ऊपर काफी ज्यादा विश्वास कर लिया था और तो और अजय उसकी इस अजीब सी हालत से घबरा भी नहीं रहा था। तभी मेरी नजर मेरी बाइक पर पड़ी जो वहीं सड़क के बगल में पड़ी थी। तो मैं जल्दी से भागता हुआ अपने बाइक के पास पहुंचा और अपनी बाइक को उठाकर खड़ा कर दिया। मैंने अपनी बाइक को साइड में लगा दिया था और अब तो मुझे अपनी बाइक के ऊपर भी कोई भारी वजन महसूस नहीं हो रहा था। मुझे इतना तो मालूम पड़ चुका था कि वो भयानक भेष में दिखने वाली स्त्री कोई बहुत ही खतरनाक डायन है, जिसकी ताकत का सामना करना हमारे लिए इतना जल्दी सक्षम नहीं होगा। फिर हम तीनों उस छतरी से निकल पड़े। जब हमने उस आदमी से उस प्रेत के पास्ट को जानने की कोशिश की तो उसने बताने से मना कर दिया और उसने हमें अपने दोस्त विजय को बचाने के लिए फोकस करने को कहा। उस आदमी की बातों से लग रहा था कि पहले वो कोई अधिकारी हुआ करता था। उसकी बातों से महज ऐसा लग रहा था कि उसने किसी पुलिस जैसे काम में अपना हाथ बढ़ाया हो। उसकी एक एक बात सच में काफी ज्यादा दिमाग को हिला देने वाली थी। फिर उसने बताया कि हमें उस स्कूल के नीचे वाली सुरंग से जाना है। उस स्कूल को खाली हुए आज कई साल हो गए हैं, लेकिन उस स्कूल के लिए 21 साल पहले एक सुरंग बनाई गई थी और उसी सुरंग के नीचे से हम तुम्हारे दोस्त की जान बचा सकते हैं। उस आदमी की बातों से ऐसा लग रहा था कि पहले उसने ऐसा काम किया है। फिर उसके बाद हम सभी उस स्कूल की तरफ चल पड़े। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद ही हमें स्कूल नजर आने लगा और उस आदमी ने हमें जो रास्ता बताया था हम उससे उस स्कूल के अंदर जाने लगे। लेकिन उस आदमी ने मना कर दिया कि अब वो आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उस स्कूल की सीमा रेखा के ऊपर तंत्र मंत्र की विद्याओं का उपयोग किया गया है, जिस कारण उस स्कूल के अंदर कोई भी बाहरी शक्ति अंदर नहीं जा सकती और कोई भी अंदरूनी शक्ति बाहर नहीं आ सकती। ये काफी अजीब बात थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं और अजय उस स्कूल के अंदर जाने लगे तो हमें उस स्कूल के अंदर जाने से पहले ही एक अजीब सा डर सताने लगा था कि मानो हम कुछ गलत करने जा रहे हैं। वहां से महज कुछ दूर जाने के बाद हमें अपने दोस्त विजय की एक एक आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वो हम दोनों की तलाश कर रहा है। फिर कुछ देर के बाद हम दोनों भटकते हुए उस स्कूल के एकदम अंदर तक पहुंच गए। उस आदमी ने हमें भगवान हनुमान का नाम जपने को कहा था। फिर बीच रास्ते में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अजय के पैर में अजीब सा दर्द होने लगा और जैसे वो अपने पैर को देखने के लिए नीचे बैठा तो अचानक उसके पूरे शरीर में दर्द सा हो रहा था और अब तो उसके रोम रोम के अंदर ब्लड निकलने लगा। ये देखकर तो मैं और भी ज्यादा डर गया था और मुझे विश्वास था कि उस आदमी ने तो बताया था कि वो हकीकत थी। दरअसल उस आदमी ने बताया था कि हमें सिर्फ चलते जाना है, चाहे हमारे शरीर में कहीं भी खरोंच आ जाए और हमें गलती से भी नीचे नहीं झुकना है। अब तो अजय की हालत भी
खराब होने लगी थी। फिर मैंने अजय को वहीं पर खड़ा कर दिया और उसे वहां से ना हिलने को कहा। फिर मैं किसी तरह अपनी जान को जोखिम में डालकर उस स्कूल के एकदम अंदर पहुंचा। तो उस स्कूल के जस्ट अंदर पहुंचते ही मेरी नजर सामने वाले कमरे में पड़ी तो वहां विजय बुरी हालत में पड़ा हुआ था। अब मेरे हाथ में पानी की बोतल थी जिसे मैं काफी देर से लेकर घूम रहा था। मैंने वही पानी की बोतल सीधे जाकर विजय के मुंह पर उड़ेल दी और जैसे मैंने उसके ऊपर वो पानी डाला तो उसे होश आ गया। उसे इस तरह होश में आता देख मेरे अंदर भी एक खुशी हो रही थी, लेकिन मैंने भी भगवान हनुमान जी का नाम जपना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और लगातार भगवान का नाम जपता रहा। मैंने विजय को भी ऐसा ही करने को कहा। वो भी तुरंत ही अपनी जगह से डगमगाते उठ गया और उसको इस तरह से उठता देख मैं भी उसे सहारा देने लगा, लेकिन मेरे मुंह से अभी भी भगवान का नाम निकल रहा था। तभी मेरे आजू बाजू में अचानक ही प्रेतों की भीड़ लग गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और भगवान का नाम जपता रहा, क्योंकि हिम्मत हारने का मतलब था कि अपनी मौत को दावत देना। उस आदमी ने मुझे पहले भी ये बताया था कि अगर गलती से भी मैंने उस परिंदे के सामने अपने हाथ जोड़ दिए तो फिर वो मुझे भी मौत के घाट उतार देंगे। जब तक हम अपनी पूरी हिम्मत के साथ लड़ेंगे तब तक वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद मैंने विजय का हाथ पकड़ा और हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस भयानक स्कूल से बाहर निकलने लगे। और उसके बाद हमने ऐसा ही किया जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया था। मैं और विजय उस भयानक स्कूल से अपनी जान बचाकर बाहर निकल गए। साथ ही हमने अजय को भी इस स्कूल से बाहर निकाल दिया। और फिर उसके बाद जैसे ही हम उस सड़क पर पहुंचे तो हमने देखा कि अब वो आदमी वहां से गायब हो चुका था, यानी कि हमारी मदद करने के बाद अब उस आदमी का कोई भी ठिकाना नहीं था। अच्छी बात तो ये थी कि हमने एक अच्छे भूत से सामना किया जिसने हमारी सहायता की, लेकिन दोस्तों उस दिन के बाद मैंने कभी भी रात में इस तरीके के सफर को अंजाम नहीं दिया था और मैं कभी भी इस घटना को भूल नहीं पाया। आज अजय और विजय मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर उसने हमारी सहायता क्यों की। और जब हम उस टपरी के पास पहुंचे तो हमने देखा कि अब वो भी वहां से गायब हो चुकी थी। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।